मृदा मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली ढीली असंगठित परत। जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है, जो ढीली होती है, जिसमें असंगठित कई सारी परतें होती हैं। उनमें खनिज पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, जल होती है, वायु होती है और जीव जंतु पाए जाते हैं। जिसमें पौधों की वृद्धि की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो हमारी होती है उसमें कई सारे परतें होती हैं और उस परत के ऊपर सबसे ऊपरी जो परत होती है उसमें महीन छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हुए हैं, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं और जीवों के अवशेष होते हैं। और यह जो मृदा होती है खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण चट्टान, तापमान, वर्षा, जल, हवा, हिम, वनस्पति की जड़ें और रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं। हमारी जो चट्टानें होती हैं, तापमान होता है, बारिश होती है, फिर जल आता है, हवा आती है, हिम होता है, वनस्पति की जड़ें और रासायनिक क्रियाओं के कारण टूटती एवं विघटित होती हैं। जिससे बारिश हुई तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटी, बह के चली गई। या फिर हवा चलती है तो हवा में मिट्टी उड़ती है, तो इससे छोटे छोटे जो खनिज कण बनते हैं। एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह गई, एक जगह उपजाऊ भूमि है तो उस उपजाऊ भूमि की जो मिट्टी के कण हैं उड़ उड़ के आसपास जाते हैं, तो आसपास वाली भूमि को भी उपजाऊ बनाते हैं। इसमें मृदा पौधे और जीवों के मृत अवशेष मिलते हैं और इससे मृदा का निर्माण होता है। याद रखना है, अपक्षय प्लस जैविक पदार्थ प्लस समय क्या करते हैं? अपक्षय पदार्थ जो होते हैं, जैविक पदार्थ और समय, इन तीनों को मिला के ही मृदा का निर्माण होता है। मृदा को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? जनक सेल। जिस चट्टान से मृदा बनती है पर मृदा के रंग, खनिज संरचना, बनावट को प्रभावित करती है। बहुत जैसे चट्टानें होती हैं और वो चट्टानें टूटेंगी, बड़ी बड़ी चट्टान है तो वो टूटेंगी तो उससे मिट्टी एक साथ जमा हो जाएगी और उन मिट्टी का रंग क्या है? जैसे हम लोग कोई मूर्ति लाते हैं मार्केट से और वह मूर्ति टूट जाएगी, तो वह मिट्टी की अगर बनी है मूर्ति तो वो टूटेगी, तो वो कई महीन महीन कणों में विघटित हो जाएगी। फिर उस मिट्टी का रंग कैसा है, उसकी संरचना कैसी थी, उसकी बनावट कैसी थी, वही चीज़ यहाँ पे जनक सेल कैसे प्रभावित। फिर आता है जलवायु। तापमान व वर्षा अपक्षय तथा जैविक क्रियाओं को प्रभावित करती है। मृदा जो है वो जैविक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा यानी कि अधिक निक्षालन होता है और अधिक तापमान यानी कि रासायनिक अपक्षय तेज होता है। जैविक कारक क्या होते हैं? वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जैविक कारक होते हैं, जैसे वनस्पति हो गया, जीव हो गया, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव जो मृदा में पाए जाते हैं, केंचुए वगैरह जो होते हैं, वो सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ह्यूमस का निर्माण भी करते हैं। स्थलाकृति ढाल से, जैसे कि ऊपरी घुमावदार बनी होती है मृदा जो होती है, बहुत ऊंचाई पर टीले होते हैं या फिर ढाल के युक्त जो टीले बने होते हैं वो भूमि के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अधिक ढाल वाला जो क्षेत्र होता है उसमें मृदा की मोटाई कम होती है और जो समतल क्षेत्र होता है उसमें मृदा जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है। समय, मृदा बनने में बहुत लंबा समय लगता है। पुरानी मृदाओं में परतें अधिक विकसित होती, नई मृदा में कम। जो समय होता है, जैसे कि मृदा बनती है पुरानी चट्टानों से टूट कर, तो जो पुरानी मृदा होगी उसमें जो परतें होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं, नई में कम, क्योंकि पुरानी बहुत समय से बन रही होती है तो उसमें कई सारे परतें पड़ चुकी होंगी और नई में उतनी परतें नहीं पड़ी होंगी। मृदा की संरचना में 4 मुख्य घटक होते हैं। खनिज पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, जल होते हैं और वायु होते हैं। खनिज पदार्थ की जो मात्रा है वो 45% है, जैविक की 5%, जल की 25% और वायु की 25% है। जो हमारे मृदा संरचना 4 घटक हैं उनकी सबकी मात्रा अलग अलग है। खनिज की 45, जैविक की 5, जल की 25 और वायु की 25, यानी कि 100% में सारे डिवाइड अलग अलग है। मृदा का महत्व इसलिए है, मृदा खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। मृदा में पोषक तत्व प्रदान करती है, पौधों को सहारा मृदा देती है,
मृदा की वजह से जल का भंडारण होता है। भूजल में पुनर्भरण की भूमिका भी मृदा की वजह से होती है। बहुत सारे अनेक जीव, केंचुआ, चींटी, चूहा, साँप, बहुत सारे अनेक जीव हैं जो बिल के अंदर रहते हैं, वो उनका आवास होता है। जैव रासायनिक, भू रासायनिक चक्रों के लिए जो होते हैं वो भू रासायनिक चक्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मानव सभ्यता और खाद्य उत्पादन का आधार भी मृदा है। मृदा परिच्छेदिका, का है। मृदा परिच्छेदिका कई संतरों से मिलकर बनती है। मृदा जो परिच्छेदिका होता है भूमि की सतह से नीचे होती है। इसमें विभिन्न परतों के ऊपर से नीचे तक क्रम में देखोगे तो कई सारी ऊर्ध्वाधर कट अनुभाग होते हैं, यानी कि अलग अलग परतें होती हैं। इन्हीं को हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और ये प्रत्येक मृदा संरचना जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। इनके जो प्रत्येक स्तर होते हैं वो अपने भौतिक, रासायनिक संगठन और जैविक पदार्थ से होते हैं और सभी की संरचना अलग होती है। इस मृदा संघ में सबसे पहले होता है जीरो लेवल। इसमें ग्राफ में देखेंगे हम लोग, ये है जीरो। जीरो में क्या होता है, जैविक परत होती है। इसमें जो पत्ते गिरते हैं तो वो पत्ते इसी उसमें मिट्टी के इसी लेवल में जाते हैं। मृत पौधे भी इसी में जाते हैं। जीव तथा ह्यूमस भी पाया जाता है। जो जीव होते हैं, जीवों के अवशेष, और ह्यूमस जो होते हैं, गिरे हुए पत्ते, ह्यूमस, मृत पौधे, सब कुछ ओ लेवल में, ओ लेयर में पाया जाता है। फिर आता है पर ए क्षितिज। ए में क्या होता है, ये ऊपरी परत, ये जो जीरो वाली थी वो जैविक परत कहलाती है और ए वाली क्षितिज परत कहलाती है। ए वाली में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, और पौधे की जो जड़ होती है वो बहुत अधिक विकसित होती है। और क्षितिज जो है ऊपरी मृदा, ये कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आती ई क्षितिज निछालन परत। जो निछालन परत है, इसमें जल द्वारा कुछ पदार्थ नीचे की ओर चले जाते हैं। जैसे पानी हम लोग पेड़ों में डालते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की ओर परतों में धीरे धीरे जाता है। जब वो क्षितिज परत में आता है तो वहाँ से नीचे की ओर कुछ पानी चला जाता है, और ये जो परत होती है हल्के रंग की होती है, और इसमें सभी मृदा जो है वो स्पष्ट नहीं होती है। फिर आता है क्षितिज। ऊपर की परतों में पाए गए पदार्थ जैसे चिकनी मिट्टी है, लौह, एल्युमिनियम का संचयन होता है, और इसी संचयन क्षेत्र को हम लोग अधोमृदा कहते हैं, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। क्षितिज क्षितिज में क्या है, जनक पदार्थ। यह कम अपेक्षित मूल पदार्थ होता है। जो जनक पदार्थ होते हैं कम अपेक्षित होते हैं, इसमें चट्टान के टूटे हुए टुकड़े भी पाए जाते हैं। क्षितिज आधार शैल में कठोर होती है, ठोस चट्टान होती है। इसमें सामान्यतः यह मृदा परत नहीं होती, बल्कि मृदा के नीचे जो मूल स्थित चट्टान होती है, ये मिट्टी नहीं होती है। जो आधार शैल है वो मिट्टी नहीं होती है, बल्कि सबसे निचले भाग में एक परत पाई जाती है, उसी को हम लोग आधार शैल कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका की ऊपर एक बार नज़र डालते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। वो क्या है, सबसे पहला ओ क्षितिज है। इसका अंग्रेजी नाम ऑर्गेनिक है। इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, पत्ते पाए जाते हैं, टहनियाँ पाई जाती है, और इसमें ह्यूमस होता है। इसका रंग जो होता है वो भूरा काला होता है, और इसका महत्व ह्यूमस का स्रोत होता है, इसलिए इसका महत्व है। फिर है ए टोपोसॉइल। खनिज, जैविक पदार्थ, सूक्ष्मजीव और जड़ें पाई जाती हैं। रंग भूरा होता है और कृषि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। फिर आता है ई इवल्यूएशन। पदार्थ इससे बाहर जाते हैं और इसी हल्की परत होती है। हल्का पीला धूसर रंग होता है और निछापल का क्षेत्र होता है। फिर आता है बी सब सॉइल। चिकनी मिट्टी, लौह, एल्युमिनियम आदि का इसमें संचय होता है। ये लाल और भूरे कलर की होती है, इसमें संचयन क्षेत्र होता है। फिर आता है सी पेरेंट मटेरियल, यानी कि कम अपाच्य भ्रमित जनक पदार्थ होते हैं। ये मिश्रित रंग का होता है, मृदा का मूल पदार्थ होता है। फिर आता है आर रेड रॉक, यानी कि कठोर चट्टान होती है, और इसका रंग कोई डिसाइड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चट्टान होती है, और इसका आधारभूत जो है वो चट्टान ही है। लेकिन सभी मृदा जो होती है उनमें सभी मृदा में सभी क्षितिज मौजूद नहीं होते हैं। हर मृदा में अलग अलग क्षितिज मौजूद होते हैं।
फिर आता है मृदा का वर्गीकरण। भारत में पाई जाने वाली जो मृदा उनके निर्माण, रंग, बनावट, गुण तथा भौगोलिक वितरण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसके वर्गीकरण के जो आधार है वो उत्पत्ति है, निर्माण के आधार पर, रंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर और भौगोलिक वितरण के आधार पर। जिसमें मृदा के प्रकार हैं, मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? भारत में सबसे व्याप्त रूप में फैली है, यानी कि भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप में फैली हुई जो मृदा है वो सब जलोढ़ मृदा है। और यह उत्तरी प्रदेश मैदानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी जगह पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनके डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हिमालय की जो सबसे 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियाँ हैं उनके जमाव के कारण ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। वो 3 नदियाँ जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ मिट्टी जो है पूर्वी तटों में पाई जाती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा। जलोढ़ में फास्फोरस और पोटाश समृद्ध रूप में होता है। पोटाश जो है समृद्ध और फास्फोरस है निम्न होता है, यानी कि पोटाश की मात्रा जलोढ़ मृदा में अधिक पाई जाती है, फास्फोरस की कम। और देश के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा कम होती जाती है। पुरानी जलोढ़ जो है वो भावर, कैल्शियम युक्त सांद्रता, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि कम उपजाऊ होती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है भांगर, वो कैल्शियम युक्त सांद्रता होती है, लेकिन ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, इस वजह से ये कम उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता, इसमें मुख्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जल धारण भी जलोढ़ मृदा में अच्छा होता है। कृषि के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी में जलोढ़ ही उपयुक्त मानी जाती है। चूना, पोटास, फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और नई जलोढ़ खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: भावर, तराई, बांगर और खादर। फिर आता है लाल मिट्टी, काली मिट्टी। लाल मिट्टी 18% होती है और पीली मिट्टी। लाल, इसका निर्माण जो कायांतरित चट्टान के अपक्षय के कारण होता है। मिट्टी में इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और यह जो मिट्टी है वो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर पाई जाती है। विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के बीच में क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और जब ये मिट्टी लाल है लेकिन ये भीगती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। इसमें जो लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं वो रंग बदल देते हैं और हाइड्रेट अवस्था में इसका रंग बदल जाता है, जो कि पीले रंग का दिखाई देता है। फिर आती है काली मृदा। काली मृदा जो होती है उसको हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं। और इसमें निकलने वाला इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वो दरारी उद्भेदन से जो लावा निकलता है, उन लावा के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। भारत की ये तीसरी मृदा, इसका सर्वाधिक विकास जो है महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा इसका यूज मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात के कठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयंतपुरम, मथुरै पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार, इन सभी जगह पर्वतीय क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। कपास की खेती के लिए यह मृदा सर्वाधिक उपयोगी होती है, इसीलिए इसको काली कपास मिट्टी या रेगुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह प्रकृति में चिकनी होती है, अत्यंत महीन पदार्थों से बनी होती है। इस मिट्टी में स्वजुलाहा की विशेषताएं होती हैं। यह सूखने पर दरारें पड़ती है और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा के जो टाइटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट यौगिक हैं वो उपस्थित होते हैं, इसी वजह से इसका रंग काला होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना, एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है, लेकिन काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए आदर्श मानी जाती है और चिकनी और अपारगम्य होती है। शुष्क मृदा।
शुष्क मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल से भूरे तक होता है। शुष्क मृदा का जो विकास है वो अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें होता है। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा व अत्यधिक बाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी होती है तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव भी पाया जाता है। अतः इसे कृषि के दृष्टिकोण से अनवर मृदा के अंतर्गत रखा जाता है। इस मृदा का जो यह मृदा देश की जो कुल मृदाओं है उसका लगभग 4.32% ही है। इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा है इसमें सबसे ज़्यादा रेत पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इस मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है, जिसके कारण यह संरचना के दृष्टिकोण से बलुई और प्रकृति के दृष्टिकोण से क्षारीय लवणीय मृदा होती है। ये फसलों के लिए अनुपजाऊ होती है। इसमें कोई भी फसल नहीं होती है, ये अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः कम जल की आवश्यकता वाली जो खेती होती है, जिसमें सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, वो फसलें होती है। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तिलहन हो गया। और यह मृदा जो है वो निचली सतह में कंकर परत का निर्माण जो है पानी के संरक्षण को रोकता है। फिर आता है दलदली पीट। यह दलदली पीट जो है मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा जो डेल्टा होता है, डेल्टाई क्षेत्र में जल का भराव होता है, उसी कारण होता है। जैसे कोई जो डेल्टाई क्षेत्र है उनमें जल भरा होता है, उन जल के भराव के कारण ही पीट एवं जैव मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो नगण्य होने के कारण अपघटित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और इसके कारण जो मृदा की अम्लता भी जो होती है वो भी अधिक होती है। इसी वजह से उच्च लवणीय मृदा है, लेकिन इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा की कमी होती है। यह जो मृदा है पीट मृदा, ये केरल के आलपुझा जिला जो है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। उसके बाद आता है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को हम लोग ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। और क्षारीय मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय मिट्टी का जिस मिट्टी का क्षारीय मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय मिट्टी होती है। और इसमें अक्सर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके कई पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सीमित हो जाती है। इसी वजह से पानी का जो रिसाव होता है वो कम होता है और सतह पर ही पानी जमा हो जाता है। इसका उपजाऊपन जो है वो कम उपजाऊ होता है, क्योंकि आयरन, जस्ता और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व के लिए ये अनुपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि ये उपजाऊ कम होते हैं। भारत में इसका जो क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो उगने वाली फसलें हैं वो जौ है, कपास है और कुछ दालें हैं। जैसे कठोर फसलें इसमें उग सकती है। जो दालें कुछ जो फसलें होती कठोर होती हैं वो इस मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में उगती हैं। और जौ, कपास और कुछ दालें भी इसी क्षारीय मिट्टी में उगती हैं। सभी दालें इस मिट्टी में नहीं उगती हैं, कुछ ही दालें उगती हैं। फिर आता है पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी जो है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस मृदा का जो निर्माण होता है पर्वतीय पर्यावरण पर इसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है। पर्वतीय मृदा का जो विकास होता है सामान्यतः पर्वत के ढालों पर होता है। और जो पर्वत मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होने वाली ये जो पतली परतें हैं उन्हीं के रूप में ये दिखाई पड़ती है। यह प्राय साधारणतः अपौड़ मृदा होती है। इस मृदा में जो गहराई होती है वो कम होती है और सौंदर्य युक्त ये मृदा होती है। इस प्रकार की जो मृदा होती है अम्लीय होती है। इसमें खनिज पोषक तत्व की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है और ह्यूमस की इसमें मात्रा अधिक होती है। उसके बाद आता है रेगिस्तानी मिट्टी। जो रेगिस्तानी मिट्टी है वो शुष्क होती है और रेतीली होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है।
अत्यधिक शुष्क होने के कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, जहाँ का तापमान अत्यधिक शुष्क होगा और वहाँ जहाँ पे कम वर्षा होती होगी, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या होता है? जल, वायु या अन्य प्राकृतिक मानव जनित कारणों द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट के चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि किसी भी मानवीय क्रिया के द्वारा या फिर जल, वायु या अन्य प्राकृतिक के कारण जब एक मृदा वहाँ एक उपजाऊ भूमि की जो मृदा होती है वो एक स्थान से हट कर उसकी परत दूसरे स्थान पर जाती है, तो हम लोग उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या है? प्राकृतिक कारण है और मानव जनित कारण है। प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदन का जो अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में एक संतुलन पाया जाता है, लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप द्वारा इसका होता है अपरदन, तो अपरदन की दर में वृद्धि होती है। प्राकृतिक कारण कौन कौन से? जल है, वर्षा है, वायु है, तीव्र वर्षा है, ढाल है, हिम, बर्फ आदि। जल, जैसे बारिश होती है तो बारिश में बहुत अधिक बारिश होने के बाद जब बारिश का जल बहते हुए जाता है एक जगह से दूसरी ओर, तो उसके साथ मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो भी साथ साथ बहने लगती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो मृदा अपरदन हुआ। वायु, यानी कि बहुत तेज आंधी वगैरह जब आती है तो मिट्टी उड़ती है, तो एक जो परत उड़ के एक स्थान से दूसरे जाने पर वो भी मृदा अपरदन में ही आता है। हिम, बर्फ, जब हिम या बर्फ पिघलती है तो वो हिम जब पिघलती है तो ज़मीन में आती है, और ज़मीन में जब पिघल के आती है तो वो भी अपने साथ एक जगह की उपजाऊ भूमि को लेकर साथ में चलती है, और दूसरी जगह उसको जब वो जहाँ पे वो रुकती है तो वहाँ पे एक स्थान से दूसरे जाती हुई छोड़ते हुए मिट्टी की परत को चली जाती है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। ये सारे प्राकृतिक कारण हो गए। मानव जनित कारण में वनों की कटाई हो गई, अतिचरण हो गया, गलत कृषि पद्धतियाँ हो गई, ढाल पर गलत जुताई हो गई, खनन हो गया, सड़क निर्माण हो गया, भूमि का अत्यधिक उपयोग है, ये सब मानव जनित कारण हैं। फिर जो मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जल अपरदन द्वारा, परत अपरदन द्वारा, नाली अपरदन द्वारा, अवनालिका अपरदन द्वारा, तट द्वारा और वायु। फिर एक में ये आता है जल में कौन कौन सी ये पार्ट है, और एक है वायु अपरदन। जल अपरदन जो होता है, परत अपरदन, यह मृदा का पहला चरण होता है। इसके अंतर्गत सूखी मिट्टी पर बारिश की जब बूंदों के प्रतिघात से मृदा के जो कण वियोजित हो जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी परत विघटित हो जाती है। यानी कि मिट्टी जब बारिश होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे हटने लगती है, जिससे क्या होता है? परत अपरदन होता है। फिर होता है नाली अपरदन, यानी कि जब पानी बहता है तो छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। एक जगह मिट्टी है, सूखी पड़ी है और बारिश होगी, तो बारिश होने के बाद वो ढलती हुई आगे की ओर पानी जाता है। तो जो पानी जाता है तो पानी कई सारी नालियाँ बनाते हुए जाता है, एक जगह से तो पानी जाता नहीं, कई सारी छोटी छोटी नालियाँ बना देता है, वो हो जाता है नाली अपरदन। फिर आता है अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की जो बड़ी नालियाँ और बड़ी विस्तृत हो जाती हैं। नाली अपरदन में छोटी छोटी नालियाँ जाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी बहुत जो गहरी गहरी नालियाँ बनाते हुए चला जाता है, खड्ड टाइप का। और जैसे चंबल की बीहड़ भूमि इसका एग्जाम्पल है, वहाँ पे अवनालिका अपरदन होता है। लेकिन जब ये भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, तो वहाँ की जो कृषि होती है वहाँ वो उसके लिए अनुपयुक्त हो जाती है, वो भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। और जिस प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे हम लोग उत्खात भूमि कहते हैं, वो उत्खात भूमि के नाम से जानी जाती है। फिर आता है तट अपरदन, नदी धाराओं का बहता पानी किनारों को काटता है,
तटों से गुजरता है, और गुजरते हुए जब कोई भूमि साइड से तटों को काटते हुए पानी निकलता है, वो होता है तट अपरदन। वायु अपर्दन क्या होता है? वायु जब तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो महीन मिट्टी के कण उड़ाकर ले जाती है, ये हो जाता है वायु अपर्दन। यहाँ पे शुष्क एवं अर्ध क्षेत्र में ये बहती हैं, और राजस्थान के पश्चिमी भारत के मैदानी भाग में ये वायु अपर्दन बहुत ही ज़्यादा होता है। मृदा अपर्दन हम लोग रोक कैसे कर सकते हैं? वनीकरण द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वनों की रक्षा करें। समोच्च जुताई ढाल के समांतर जो ढाल है उनके समांतर समोच्च रेखाओं की जुताई करो। जुताई करने से पानी की जो गति होती है वो धीरे पड़ जाती है। पट्टीदार खेती फसलों को अलग अलग पट्टियों में उगाया जाता है, इससे वायु एवं जल अपर्दन कम होता है। फसल चक्र एक ही फसल लगातार ना उगाकर अलग अलग फसलों को अलग अलग क्रम में लगाएं, इससे भी मृदा अपर्दन रुक जाता है। पवन रोधक पट्टी पेड़ को ऐसी लंबी लंबी कतारों में लगाओ जिससे कि हवा की गति को कम किया जा सके। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढाल जो होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जल के बहाव को कम किया जाता है। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे टाइप के ढाल बनाए जाते हैं, फिर उन पर खेती की जाती है। इससे पानी का अपर्दन, मृदा का अपर्दन रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। बांध और चेक डैम बनाए जाते हैं। छोटे छोटे बांध या अवरोधक बनाकर पानी की गति को भी कम किया जाता है, इससे भी मिट्टी का कटाव रुकता है। घास व मल्चिंग जो भूमि होती है उस पर घास या जैविक पदार्थ की परत बिछा दो, छोटी छोटी घास लगा दो, जिससे कि परत मिट्टी होगी तो वहाँ का पर मिट्टी का बहाव, पानी का बहाव आएगा, लेकिन उतना मिट्टी नहीं काट पाता, इसलिए मिट्टी का बहाव उसे रोक लेता है। ये हो गया घास व मल्चिंग। और जैविक उपाय क्या क्या हैं? फसल चक्र, पट्टीदार खेती, फिर आता है मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन, क्षरण, उर्वरता की कमी और अन्य नुकसान से बचाकर उसकी उत्पादकता बनाए रखने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं। यानी कि जो भूमि है उसका अपर्दन ना हो, क्षरण ना हो, उसमें उर्वरता की कमी ना आए और उसे अन्य नुकसानों से बचाया जाए, उसकी उस उत्पादकता को बनाए रखा जाए, उसी प्रक्रिया को हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्या है? मृदा कृषि का आधार है, इसलिए इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। ऊपरी मृदा परत में ह्यूमस व पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। मृदा बनने में बहुत लंबा समय लगता है। मृदा अपर्दन से कृषि का उत्पादन घट जाता है। मृदा बनने में टाइम बहुत लगता है, अगर एक बार मृदा हट जाती है तो वहाँ से कृषि उत्पादन भी घट जाता है। नदियों व जलाशयों में गाद बढ़ जाती है और भूमि की जो उर्वरकता होती है वो भी कम हो जाती है। मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है और पर्यावरण संतुलन प्रभावित होता है। मृदा अपर्दन को रोकने अपर्दन को याद कैसे करें? जल द्वारा अपर्दन, परत नालिका द्वारा और वायु द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ना। मृदा संरक्षण के लाभ क्या हैं? मृदा के संरक्षण की वजह से भूमि की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। बाढ़ सूखे की समस्या कम हो जाती है। जलाशयों की क्षमता बनी रहती है और मरुस्थलीकरण रुकता है। पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। मृदा संरक्षण के उपाय: वनीकरण, वनों को, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। वनीकरण की वजह से मृदा संरक्षण रुक जाता है। खाली व क्षतिग्रस्त जो भूमि होती है उन पर पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ की जड़ें जो हैं मिट्टी को मजबूती से बांध देती हैं और वर्षा की जो बूंदों के प्रहार होते हैं उनको कम करती हैं। वनों जो मौजूद वन है उनकी कटाई कम करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। वनों की कटाई से वनस्पति का जो आवरण है वो कम हो जाता है, जिस वजह से अपर्दन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग वनों की कटाई को रोकेंगे तो वनों की जो वनस्पति का आवरण है वो नहीं बढ़ेगा, कम होगा और ना ही अपर्दन होगा। ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है। ढाल युक्त जो जगह होती है वहाँ पर समोच्च रेखाओं की समांतर से जुताई की जाती है, जिससे पानी का बहाव कम हो जाता है और मृदा अपर्दन भी कम हो जाता है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, इससे पानी की गति कम होती है और मृदा का बहाव रुक जाता है। पट्टीदार खेती, अलग अलग फसल को पट्टियों में बनाकर उगाया जाता है। फसल चक्र, एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाना। पवन रोधक, घास लगाना। चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाकर पानी की गति कम की जाती है।
जल संचयन होता है, मृदा का बहाव कम होता है। समोच्च बांध, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। मल्चिंग, मिट्टी की सतह को सूखी घास, पत्तियों या फसल अवशेषों से ढक दिया जाता है। नियंत्रित चराई, पशुओं को नियंत्रित तरीके से चराना चाहिए। यह सब मृदा के संरक्षण के उपाय हैं। आप लोगों को मृदा संरक्षण का ये टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप किसी और टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, पहले मैं उस टॉपिक को कवर कराऊँगी।